हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास पर लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालते हैं वे। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट कैसे पढ़ते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे समेशन फॉर्म, तो उसको इंटीग्रेशन में कैसे बदलते हैं वे बात करेंगे। और उसके बाद यूनिफॉर्म रॉड का कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके। उसके बाद सेमी सर्कुलर रिंग का, उसके बाद डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, और बाकी सबका फॉर्मूला याद करना है। कोन का कैसे याद करना है, और हेमी स्फीयर का, सॉलिड हेमी स्फीयर का, ये सारा फॉर्मूला याद करना है। और अगर कोई ट्रायंगुलर लेमिनर आता है तो उसका कैसे सेंटर ऑफ मास निकाल, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरुआत करते हैं आज का। कुछ बेसिक टर्म देख लेते हैं, क्योंकि वे सेंटर ऑफ मास जब हम वहाँ पे कंटिन्यूस बॉडी का निकालेंगे तो वहाँ मास पर यूनिट लेंथ ये सारा ज़रूरत पड़ेगा। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, अगर कोई एक रॉड दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये, अगर इसका मास m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, तो इसका पर यूनिट मास कितना होगा, तो इसको बोलते हैं, अगर l लेंथ का मास m है तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, तो m/l बोलेंगे। तो ये लेमडा, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा। तो यानी अगर हमको पर यूनिट मास पता रहे तो हम किसी भी लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करना चाहे, यानी अगर इस L1 लेंथ का क्या मास होगा, तो इस L1 लेंथ का मास के लिए हम क्या कर देंगे, सिर्फ लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मान लेते हैं L1 लेंथ का मास m1 है, तो m1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है क्या, अगर हमको पर यूनिट लेंथ का मास पता है, पर यूनिट लेंथ यानी लेमडा पता है, पर यूनिट मास, तो इसको हम किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ का मास पता चल जाएगा। अगर इसका लेंथ L2 रहेगा तो यहाँ से हम L2 लेंथ का मास बता सकते हैं कितना होगा, m2 होगा। और वो m2 का वैल्यू कितना होगा, लेमडा पर यूनिट मास पता है तो लेमडा इंटू L2 कर देंगे। तो ये एक यूनिटरी मेथड से भी हम जैसे करते हैं उसी तरह यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। L लेंथ का मास m है, 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l। उसी तरह L1 लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू L1। तो m/l को ही क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, यहाँ से डिनोट किए हैं, तो लेमडा इंटू L1 आ गया। उसी तरह L2 का भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक नोट कीजिए आप। सेकेंड टर्म है, ये सब बेसिक टर्म है जो पूरे इस लेक्चर में काम आने वाला है, इसी कारण ये सब पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक मास पर यूनिट एरिया है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं पर मास पर यूनिट एरिया दिया है तो उससे सिग्मा से डिनोट करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया, अगर कहीं जैसे मान लेते हैं ये डिस्क है, ये मेरा डिस्क है, तो इसमें जो मास है ये पूरे यूनिफॉर्मली हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मास मान लेते हैं m है, रेडियस r है। तो अगर हमको मास पर यूनिट एरिया निकालना है तो सिग्मा निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल मास बटा एरिया। मास क्या है इसका, m मास मान लेते हैं और एरिया को a मान लेते हैं। तो ये मेरा सिग्मा का वैल्यू हो गया। यानी अगर कहीं पर भी कोई मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सिग्मा कैसे निकालेंगे, मास बटे एरिया कर देंगे। अगर हमको सिग्मा पता चल गया यानी मास पर यूनिट एरिया पता चल गया, तो अगर हम लोग अगर इतना सा रीजन का हमको मास निकालना है, तो मान लेते हैं इसका एरिया A1 है, तो इसका मास हम तुरंत निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ का मास पर यूनिट लेंथ क्या है, मास पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा है। तो इस सिग्मा को अगर हम सिर्फ इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो हम आसानी से बता सकते हैं इसका मास क्या होगा। अगर कहीं पर एक और टुकड़ा ले लेते हैं जिसमें इसमें हमको मास निकालना है, इसका मास क्या है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका एरिया A2 है, तो हम इसका आसानी से मास बता सकते हैं m2। क्या, क्योंकि हमें सिग्मा पता है, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया है। तो अगर मास पर यूनिट एरिया है तो इसको हम किसी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से हम वहाँ का मास बता सकते हैं। ये भी हम यूनिटरी मेथड से बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे मान लेते हैं इस पूरे का एरिया A है, इस A एरिया का मास कितना है, मान लेते हैं m मास है,
इस पूरे एरिया को मैंने क्या माना ए, तो अगर यूनिट लेंथ का निकालना है तो कितना हो जाएगा m/a। अगर हमको A1 एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो यहाँ A1 एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, m/a इंटू A1 कर देंगे। तो देखिए अब यही ना बताए, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू डालिएगा m/a, तो देखिए वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देंगे। तो हम यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड याद रखने के बाद क्या होगा, मुझे क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ हमको मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है तो उसको सिर्फ हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मास पर यूनिट एरिया बदलने वाला नहीं है। हर एक जगह ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक जगह का सिग्मा क्या है, सेम है, इसी का एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट मास निकल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। अगर अब हम बात करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में क्या मास होगा, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, या म्यू से कर सकते हैं, रो से, यानी इसे हम रो से डिनोट करते हैं, RHO रो, जो आप रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जो पढ़ते हैं उस तरह से डिनोट करते हैं। तो बस यहाँ पे सिंबल है ROH, रेसिस्टेंस नहीं है यहाँ। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, अगर हमको रो निकालना है तो मान लेते हैं ये मेरा स्फेयर है, ये स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, तो मतलब ये 3 डायमेंशन में है, इसको डिस्क नहीं मानिएगा, ये 3 डायमेंशन में फैला हुआ है, मतलब ये पूरा स्फेयर है 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई भी होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा। तो ये मेरा स्फेयर है, तो इसका मास मान लेते हैं m है, और इसका वॉल्यूम क्या है, v है। तो इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे हम, सिग्मा नहीं, रो कैसे निकालेंगे, तो रो निकालने के लिए क्या करेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही निकालना है, वही मेरा क्या होता है, रो होता है। तो रो क्या हो जाएगा, मास बटा वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, क्योंकि जिससे हम डिवाइड करते हैं वही यूनिट में बदल जाता है। तो अगर हमको इसका इस पूरे वॉल्यूम का अगर मुझे रो पता चल गया, तो यहाँ इस पूरे स्फेयर में कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले जिसका मुझे वॉल्यूम पता रहे, अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो इसका मास क्या होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते, क्योंकि मुझे इसका वॉल्यूम पता है और मुझे मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है, यानी वॉल्यूम इसे और दूसरा नाम से मास पर, दूसरा नाम से कुछ नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम के ही नाम से जानिए, और उसे रो से डिनोट करते हैं। तो मास निकालना है तो क्या करेंगे, इस वॉल्यूम से रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रो। तो देखिए ये मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो देखिए ये मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम का यूनिट, और देखिए यहाँ रो कैसे आया है, केजी पर मीटर क्यूब, देखिए मीटर क्यूब कैंसिल हुआ, यहाँ से केजी आ रहा है कि नहीं, तो यानी आसानी से मास आ जाएगा, बस यूनिट बताए, और ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ से आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या माने हैं हम, v माने हैं, और इसका मास m माने हैं, तो हम मान सकते हैं इस v वॉल्यूम का मास कितना है, m है, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा, m/v होगा। तो हमको v1 यूनिट इसके बीच में कहीं पर एक छोटा सा खोखला कर दिया, तो उसका मास निकालना है मुझे, तो v1 मास निकालना है, तो v1 का मास कितना हो जाएगा, v1 वॉल्यूम का m/v मल्टीप्लाइड बाई v1, और इसी को तो हम लोग सिग्मा बोलते हैं, तो यहाँ से सिग्मा इंटू v1 आ गया, तो वही तो हम बोल रहे थे, m1 मास कितना होगा, सिग्मा इंटू v1 होगा, रो इंटू v1 होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये सब का आज मैं आपको सेंटर ऑफ मास, पोजीशन क्या होगा ये सारा बताऊंगा, और इसको आपको याद रखना है। अगर ये सब आपको नींद में भी उठकर पूछा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जब बताने के बाद आपको एकदम पूरा कंठाग्र हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बस 6-7 गो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास इसका याद ही रहना चाहिए, आपको नींद में भी पूछेंगे तो याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी कंटिन्यूअस मास बॉडी का, तो उसके लिए तो कुछ तो बेसिक चाहिए। जैसे अभी बेसिक मैंने बताया, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा सीख गए,
मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा सीख गए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह यहाँ और इसे कंटिन्यू करने के लिए कुछ बेसिक चाहिए। मैं इसे प्रीवियस लेक्चर से जोड़ता हूँ, तो वहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट मास सिस्टम पढ़ा था। डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या पढ़ा था, अगर तीनों कोऑर्डिनेट में अगर मास इधर उधर बिखरा हुआ है तो वहाँ पर भी हम आसानी से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो उसी से मैं रिलेट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये जेड एक्सिस हो गया। मान लेते हैं एक बड़ा सा बॉडी है और ये कंटिन्यूस है, लेकिन मैं इसे डिस्क्रीट बनाना चाहता हूँ। है कंटिन्यूस लेकिन मैं इसे डिस्क्रीट बनाना चाहता हूँ। तो इसका मास m है और इसका टोटल मास क्या है, m है। यानी इस पूरे रिजिड बॉडी का मास m है और इसे मैं डिस्क्रीट बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, एक छोटा छोटा मास, बहुत पार्टिकल का मास हर एक जगह ले लूँगा। छोटा छोटा मास, ये आपको दिखने में लग रहा है ये बड़ा जैसा क्यूब है, लेकिन बहुत छोटा छोटा मास है। और ये छोटा छोटा मास बहुत जगह बिखरा हुआ है। जैसे मैंने बताया आपको, क्या मोती का दाना वहाँ पे बिखरा हुआ था डिस्क्रीट मास सिस्टम में। यहाँ पर एक रिजिड बॉडी के अंदर ही एक मोती का दाना या क्यूब जैसा बहुत छोटा छोटा मास ले रहे हैं। और इसका मास क्या है, m1 मास है और इसका मास क्या है, m2 मास है। तो सिंपली इस लेक्चर में इसके थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि कंटिन्यूस मास सिस्टम में, जैसे डिस्क्रीट मास सिस्टम में यूज होता है समेशन यूज होता है। तो जैसे ही हम लोग कंटिन्यूस मास सिस्टम में आते हैं तो ये जो सिग्मा है ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। आप जानते होंगे क्या समेशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। ये इन्फिनाइट बार समेशन मतलब छोटा छोटा एलिमेंट को इन्फिनाइट बार जोड़ता है और ये किसी फिक्स इंटरवल तक जोड़ता है। तो इसी को जब इन्फिनाइट समेशन करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेशन में जाके बदल सकते हैं। तो ये दोनों सेम सिमिलरिटी है। क्यों, क्योंकि ये भी समेशन करता है, ये भी समेशन ऑफ एरिया, समेशन ऑफ मास करता है। तो इसी कारण यहाँ पर वो डिस्क्रीट मास सिस्टम में ये रहता है और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन में ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे ये समेशन से इंटीग्रेशन में चेंज होगा। तो इसके डिस्क्रीट मास सिस्टम में m3 मान लेते हैं यहाँ पर, और मान लेते हैं mn कहीं पर मास होगा। अब यहाँ पर सारा मास को नहीं दिखा रहा हूँ, इसी कारण ये मान लेते हैं mn मास है। तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में हम बताए थे आपको, अगर इस तरह का मास अगर बिखरा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1। मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ से ये r1 वेक्टर मान लेते हैं। यहाँ से ये r1 वेक्टर बना रहा है, ये r2 वेक्टर बना रहा है, ये r3 वेक्टर बना रहा है। तो उस दिन मैं बताया था क्या होगा, r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। और उसी तरह मैं बता सकता हूँ यहाँ नीचे में क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए मैंने बताया क्या ये सारा जो है ये छोटा छोटा मास है। तो छोटा छोटा मास है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसे मैं मान लूँगा m1 मास इज इक्वल टू m2 मास इज इक्वल टू m3 मास और डॉट 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 mn मास, जितना भी छोटा छोटा मास किए हैं। और इस छोटे छोटे मास को मैं dm से रिप्रेजेंट करूँगा। मतलब ये सारा मास आपस में इक्वल है, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा मास है। dm मतलब बहुत छोटा मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते ये छोटा मास कितना है। यानी इसको मैं डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी कारण यहाँ डॉटेड लाइन करके और यहाँ पे स्मॉल मास ला दिया। स्मॉल मास मतलब ये छोटा छोटा मास का बहुत सारा कलेक्शन है। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक और टर्म m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 क्या होगा, टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, m मास हो जाएगा। और इसी मास को हम क्या लिखते हैं, dm मास, फिर dm मास, फिर dm मास, क्योंकि अभी बताया ये सब dm मास यानी स्मॉल मास के बराबर है। तो इसी को इन्फिनाइट बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिजिड बॉडी है इसमें इन्फिनाइट स्मॉल मास जुटा होगा। और जब हम इन्फिनाइट बार समेशन करते हैं तो यानी पूरा इंटीग्रेट करना है, इसे कहाँ से लेकर इन्फिनाइट बार करना है। मतलब जितना मास दिया हुआ है सारा इंटीग्रेट कर देंगे तब ना ये मास आएगा। मतलब dm मास जोड़ रहे हैं कितना बार, इन्फिनाइट बार, यानी एक बार से इंटीग्रेशन कर रहे हैं मुझे हम dm मास का, तो टोटल मास m मिलेगा मुझे। और यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं m मिलेगा। तो आप जैसे लिखना चाहते हैं, ये बस बेसिक है। तो यानी अगर हम dm मास को जोड़ रहे हैं तो m मास मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेशन में बदलेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी बताया आपको ये m1 m2 मास क्या है, एक्चुअल में
इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन लिख सकते हैं एम आई से आर आई वेक्टर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, यानी एन इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी में इन्फिनाइट स्मॉल स्मॉल मास होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, एन इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एम आई, तो आई कहाँ से जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा एन तक, यानी एन भी इन्फिनाइट बार जाएगा, क्योंकि यहाँ समेशन आ गया ना, समेशन का मतलब होता है इन्फिनाइट बार छोटा छोटा मास जुटना। तो अब देखिए जैसे ही मैं इसे इंटीग्रेशन में बदलूंगा, तो इंटीग्रेशन में बदल दिया, तो ये स्मॉल मास जो था एम आई मतलब m1 m2 m3 सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है एम आई, क्योंकि ये आई 1 से स्टार्ट हो रहा है एन तक जा रहा है, 1 वैल्यू पुट करेंगे ये मिलेगा। प्रीवियस लेक्चर में ये सब पूरा डिटेल्स में बताया था आपको। तो यहाँ पे एम आई मतलब क्या, स्मॉल मास है डी एम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एम लिख देंगे। और आर आई वैक्टर मीन्स किसी के लिए एक आर्बिट्री वेक्टर R1, जिससे इसके लिए R1 वेक्टर, इसके लिए R2 वेक्टर, इसके लिए R3 वेक्टर, इसके लिए R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, तो सभी के लिए अलग अलग वेक्टर लिखना होगा। इसी कारण मैं क्या करूँगा, यहाँ पे R वेक्टर लिख दूंगा, मतलब जो मास आएगा उसके अनुसार वह वेक्टर लिखा जाएगा जनरल टर्म में। और नीचे में क्या लिख दूंगा, एम आई मतलब क्या, m1 m2 m3, तो इसी को समेशन ऑफ dm लिख सकते हैं ना, क्योंकि समेशन ऑफ टोटल मास, समेशन ऑफ टोटल मास क्या m है, इसी को मैंने ये बदला और इसी को फिर मैंने ये बदला, तो यानी इस पूरे चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dm लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप कैसे देख सकते हैं, क्या ये बड़ा सा जो ये एक्सप्रेशन था, ये डिस्क्रीट मास सिस्टम कैसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम में चेंज हो जा रहा है। और इसको हम कंटिन्यूअस मास सिस्टम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन आ गया। और इसको डिस्क्रीट मास सिस्टम क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे समेशंस का साइन दिया हुआ है, इसी कारण ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है। अगर हम बात करें अब समेशन ऑफ डीएम का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल मास को अगर हम इन्फिनाइट बार जोड़ रहे हैं तो इसका मास m होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/m क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm r वेक्टर। तो यहाँ से आप याद रखिएगा r सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 1/m dm/r वेक्टर। ओके, चलिए यहाँ तक ये पता चल गया, r सेंटर ऑफ मास निकल गया, यानी अगर इसी को हम इन्फिनाइट बार इंटीग्रेट करें, जितना बार इंटीग्रेट करना है इसी को करते जाएंगे, तो कहीं पर मेरा सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा, और वो एक पॉइंट मास होगा जिसमें सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, m मास है इसका टोटल, और ये मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, r सेंटर ऑफ मास यहाँ से। तो देखिए ये r सेंटर ऑफ मास मतलब इसमें तीनों कोऑर्डिनेट मौजूद है, x y z। अगर हम सिंपली x कोऑर्डिनेट का बात करें क्या हो जाएगा बताइए, x कोऑर्डिनेट लिखना है अगर इस पूरे कंटिन्यूअस मास सिस्टम का, तो क्या कैसे लिखेंगे, 1/m तो आने ही वाला है, सिर्फ क्या हो जाएगा r वेक्टर की जगह क्या आएगा, अब वेक्टर पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट सिंपल लिख रहे हैं, तो dm इंटू x, तो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे, 1/m इंटू x dm, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। या उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dm आता है जैसे, उसी तरह y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, y dm आ जाएगा। उसी तरह z सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आप आसानी से ध्यान रखिए कैसे डिस्क्रीट मास सिस्टम कंटिन्यूअस मास सिस्टम में कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूअस मास सिस्टम में रॉड के द्वारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब हम लोगों ने यहाँ तक थ्योरी देख लिया, क्या अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालेंगे, लगभग देख लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ मास सिस्टम का कैसे पोजीशन, r सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास, इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एक सिंपल सा बॉडी लेते हैं, और वह बॉडी रहेगा यूनिफॉर्म रॉड, जिसका हम लोग सेंटर ऑफ मास अभी सीखेंगे। तो हम लोग आप हेडिंग लगाएंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, जिसका लेंथ L दिया हुआ है, मास M दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आसानी से नहीं बोल सकते हैं, इसका लेमडा नहीं दिया हुआ है तो लेमडा हम आसानी से निकाल सकते हैं।
m/l। आपको बताए लेमडा वाला कंसेप्ट, तो लेमडा नहीं दिया हुआ लेकिन हम मान लेंगे। तो इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले एक यूनिफॉर्म रोड दिया हुआ है। यूनिफॉर्म रोड का मतलब क्या है? उसका लेंथ, एक पतला सा लेंथ, एक रॉड होगा जो पतला सा होगा और वे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब हर एक जगह का मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा। ये नहीं क्या कहीं पे मोटा कहीं पे पतला। इसी का हम शुरू में ही लिख दे यूनिफॉर्म रोड। अगर यूनिफॉर्म रोड नहीं होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड क्या हो जाता है? सिमेट्री हो जाता है, तो बीच में लाई करता है। तो प्रूव करके बताते हैं, अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहता है तो उसके बीच में सेंटर में लाई करता है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे कैसे होगा ये भी देख लीजिएगा आप। ऐसे क्या होगा आपको पता चलेगा कि इंटीग्रेशन का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा रॉड बना देंगे। चलिए ये रॉड बना दिए। इसका लेंथ क्या है? L लेंथ है, लेंथ L है और इसका मास तो M दिया हुआ है। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब अगर हम एक छोटा सा मानकर चले, एक छोटा सा मास इधर है, एक उसी जैसा और एक उसी जैसा इधर है। अगर दो मास इक्वल है तो उसके बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करता है। फिर उसके बगल में एक छोटा सा मास है, इसके बगल में छोटा सा मास है, इसका भी सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। फिर इसके बगल में एक छोटा सा मास है, इसके बगल में छोटा सा मास है, उसका भी सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। इस तरह ये सिमेट्री हो गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बीच में करेगा। और उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? ये L है तो L/2 हो जाएगा, और ये L/2 मतलब इस पॉइंट मास पर पूरा मास M कंसंट्रेटेड होगा। आप सोच रहे होंगे क्या इस रॉड को मैंने थोड़ा सा थिक बना दिया? ऐसा बात नहीं है, ये थिक नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको मानकर चलना है ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही रॉड है, रॉड वाई एक्सिस में नहीं है। इसका थिकनेस बहुत कम है, ये सोच कर चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस ले लेंगे, मान लेंगे ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अभी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट इंडिविजुअली देखे थे, ये आर सेंटर ऑफ मास देखे थे, लेकिन यहाँ आर सेंटर ऑफ मास नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर सेंटर ऑफ मास 3 स्पेस में आ जाता है और बहुत दिक्कत करेगा। तो इसी कारण जब भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट जिसमें रखा हुआ है उससे लिमिट लेने का प्रयास करेंगे। तो इसको मान कर चलेंगे ये एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पर इसका ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0 L,0, क्योंकि L लेंथ है। तब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/m बताया अभी आपको, या एक्स dm, ये फॉर्मूला भी बताए थे आपको जस्ट पहले। या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स dm, इस टोटल मास को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये यूज करना है या ये यूज करना है, मेरा मर्जी है, ये वाला यूज कर भी सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक्स dm, तो dm मास कैसे आएगा, x इंटू dm करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट और dm कोऑर्डिनेट का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका इंटीग्रेट करते जाना है। ये मास तो सिंपल सा टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास m है, इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लेना देना है। तो ये x और dm, तो ये तो m, dm मास कहाँ पर होगा, तो हम किसी x डिस्टेंस पर क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे और ये छोटा सा स्ट्रिप का लेंथ क्या होगा, मेरा dx लेंथ होगा, ये तो पता होगा। मतलब अगर x वेरिएबल है, मतलब x यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इसका लेंथ को हम क्या मानेंगे, जो छोटा सा लेंथ है, छोटा सा, ये इतना छोटा लेंथ है कि आपको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा लेंथ dx है, तो इसमें क्या मास आएगा, तो इस पूरे रॉड में कितना मास है, m मास है, और ये तो एक छोटा सा मास है ना, सॉरी छोटा सा लेंथ है, तो इसमें तो मास भी बहुत छोटा आएगा। तो इसको बोलेंगे कि इस छोटा सा लेंथ में जो मास है वह dm मास है। छोटा सा लेंथ dm मास नहीं है, छोटा सा लेंथ में जो मास है वह dm मास है। तभी आपको बताए थे कि अगर हमको ये dm निकालना है तो dm निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ पता है, क्या है, लेमडा है। अगर हमें मास पर यूनिट लेंथ पता रहे और इसका लेंथ पता रहे तो हम आसानी से मास नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी तुरंत कंसेप्ट दिए थे ना शुरू में कि अगर मुझे मास पर यूनिट लेंथ लेमडा पता है और इसका लेंथ पता है dx है, तो उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल सा मास आ गया। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम आसानी से कर सकते हैं क्या, m लेंथ का मास क्या है, l है, m मास का लेंथ, सॉरी l लेंथ का मास क्या है, m है,
तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/l होगा। और ये लेंथ कितना सा है, ये लेंथ dx लेंथ है, तो dx लेंथ का कितना मास होगा, m/l इंटू dx। तो ये dx लेंथ का मास हुआ, dx का मास नहीं। तो इसमें जो मास है उसका मास dm है, तो इसका dx लेंथ में कितना मास आ रहा है, इतना। और यही मास को हम क्या माने, dm माने हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसी को तो मैंने लैम्डा बोला। तो यहाँ से dm मास क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx। तो यहाँ से मेरा dm निकल गया। तो देखिए यहाँ से मैं dm यहाँ पुट कर दूंगा। अब देखिए, तो सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ dm मास, मतलब ये छोटा छोटा मास जुटते जुटते, छोटा छोटा मास जुटते 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 क्या आएगा, यही टोटल मास आने वाला है। तो नीचे तो पता है ये क्या आएगा, अगर नहीं पता है तो इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x है, तो x लिख दिए, x लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, dm है, तो dm का वैल्यू अभी निकाले हम, क्या निकाले, m/l। तो dm के जगह m/l dx पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद dm यहाँ पर भी आया, कोई दिक्कत नहीं, dm का भी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ रहा है, m/l इंटू dx आ रहा है, पुट कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। और उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, dx वेरिएबल दिख रहा है, तो dx का लिमिट पुट करेंगे। तो dx मतलब जो x वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहले हम इस जगह छोटा स्ट्रिप लिए होंगे, तो इस जगह x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर इस जगह लिए होंगे और इस तरह करते करते यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ, यानी x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर l तक वेरी करेगा। तो हम यहाँ x का लिमिट, जो भी वेरिएबल रहता है वो dx में लिखाता है, तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर l तक जा रहा है, लिख दिए। 0 से लेकर l तक जा रहा है, लिख दिए। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। तो देखिए ये m/l कांस्टेंट है, तो ये बाहर चले जाएगा, तो m/l बाहर चले गया, 0 से l x dx आ गया। और इससे भी क्या आ जाएगा, m/l बाहर चले जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर l तक। अब जरा देखिए यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो m/l है, और यहाँ पर क्या आएगा, x² 2 इसका इंटीग्रेशन आएगा जब लिमिट पुट करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, x² लिमिट 0 से l, और यहाँ पर क्या आएगा, m/l, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन x आता है, तो x का लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से l। और यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा मेरा, m/l इंटू l² 2, और नीचे में क्या आएगा, m/l। पहले देखिए m/l तो कट रहा है, तो इसको काट देंगे ना, तो m/l का काम खत्म। तो नीचे में क्या आ रहा है, सिर्फ l आ रहा है, तो नीचे में l लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए l/2 आ गया, तो यानी l/2 आ रहा है, मतलब क्या है, x सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है, l/2, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा कहाँ, और इसका लेंथ कितना होगा, l/2 होगा, और ये क्या होगा, मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। यानी इस पॉइंट पर इस पूरे रॉड का मास कंसंट्रेटेड होगा। यानी अगर हम इस रॉड को अगर ऐसे फेंके, जो ये फ्लिप करेगा, ये पॉइंट का जो ट्रेजेक्ट्री है ये कभी नहीं चेंज रहेगा, और बाकी सब ट्रेजेक्ट्री घूमता हुआ रहेगा। मतलब उस दिन बताए थे कैसे फ्लिप करता है, उस तरह में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। आपको ये बात याद रखना है, और ये बात, क्योंकि हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, और कैसे डीएम का वैल्यू निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीएम का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं आता है आपको तो आप सीधा सीधी यूनिटरी मेथड, एक एक नियम लगा लीजिए, जैसे हिंदी में कहते हैं। और इस जगह थोड़ा सा इंटीग्रेशन में गलती हुआ था, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, जब पुट करेंगे लिमिट तो l² 2 ही आएगा। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म रॉड का देख लिया। अब हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग का देखते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग यानी आप जो चूड़ी रहता है ना उसका आधा कर लीजिए, वह जो सेमी सर्कुलर रिंग बनेगा उसका हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले उसका फिगर बना लीजिए।
तो यहाँ पिक्चर में आपको बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, तो आप समझ गए कैसे कैसे पिक्चर ड्रॉ करना है। तो एक एक करके जैसे मैंने लिखा है उसी तरह आपको पिक्चर पहले ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ ये पूरा क्या है, रिंग है, लेकिन ये रिंग कैसा है, सेमी सर्कुलर रिंग है। ओके, तो ये सेमी सर्कुलर में मास कहाँ रहेगा, सिर्फ इसी पार्ट में रहेगा, और ये बहुत पतला है, लेकिन मैंने सिर्फ जूम करके बनाया है कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर जो ये रिंग दिया हुआ है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स सेंटर ऑफ मास तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिंग है ना, वाई सेंटर, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी वाई एक्सिस के इधर आधा, वाई एक्सिस के इधर आधा। तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में ही लाई करेगा कहीं, एक्स सेंटर ऑफ मास। लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता है। तो क्योंकि देखिए सिंपल सा देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा मास बन रहा है, यहाँ एक छोटा सा मास बन रहा है, और दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों मास इक्वल है तो एकदम बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करता है। फिर एक छोटा सा मास इधर है, एक छोटा सा मास इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। एक छोटा सा मास इधर है, एक छोटा सा मास इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, एकदम बीच में, क्योंकि ये वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री है ना। तो मास अगर इक्वल है, ये मास और ये मास, तो बीच में लाई करेगा। तो इस तरह हर एक का मास बीच में लाई कर रहा है, तो अब हर एक जगह मास यहाँ 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 डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा कि इस लाइन में, तो वही निकालना है। इसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स तो निकालना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दोनों बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या है, एक थीटा एंगल लेना है, यानी आपको यहाँ पर कैसे स्ट्रिप लेते हैं वे धीरे धीरे सीखना होगा, तब जाके आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अगर आप स्ट्रिप नहीं ले पाइएगा तो फिर गए काम से। तो स्ट्रिप निकालना है, जब भी आपको रिंग वाला दे दिया जाए तो वहाँ थीटा एंगल लेना ज़्यादा प्रीफर रहता है। तो यहाँ थीटा एंगल पर लिए, और ये थीटा एंगल पर ये रे दिख रहा है निकलता हुआ, और एक रे ये रे दिख रहा है, लेकिन ये रे आपस में बहुत एक दूसरे के नज़दीक है, बहुत क्लोज है। तो आपको ये एंगल बहुत क्या दिखाई देगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब कितना, 0.000000001 डिग्री। लेकिन आप बोलिएगा उतना बड़ा तो बहुत छोटा था, हम तो देख नहीं पाएंगे। तो इसी कारण मैंने यहाँ पे स्केल अप करके बनाया है फिगर, ये स्केल डाउन करके नहीं बनाया, स्केल अप करके। इससे क्या होगा, ये जो थीटा एंगल है ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा एंगल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आर, यहाँ से अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो आपको पता है क्या, अगर ये डी थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ आर्क कितना का बन जाएगा, आर डी थीटा। मतलब अगर यहाँ थीटा एंगल बनता है तो आर डी थीटा आर्क लेंथ नहीं हो जाता है, तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा का। और इसमें मास कितना होगा, तो यही मेरा मास हो जाएगा। ये लेंथ होगा आर डी थीटा, लेकिन इसका मास कितना होगा, बहुत स्मॉल मास होगा, क्योंकि इस पूरे रिंग का मास एम माने हैं और इसका रेडियस आर माने हैं। तो ये पूरे में मास एम है, तो इस छोटा सा आर डी थीटा क्या है, डी थीटा भी क्या बोले, बहुत छोटा है, 0.0001 डिग्री। तो यानी ये बहुत छोटा है, तो इसमें बहुत छोटा मास आएगा। बहुत छोटा मास कितना आएगा, उसी को हम डीएम मास कहें, मतलब बहुत छोटा मास। और यहाँ से थीटा एंगल है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। और ये दोनों रे एक्चुअल में एक ही रे है, ये अलग अलग रे नहीं है, लेकिन एक दूसरे थोड़ा सा एक पॉइंट का अंतर है इधर उधर। तो यानी अगर ये आर है मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो ये वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में। यहाँ थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब हम डीएम का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वाई सेंटर ऑफ मास होता है 1/, टोटल मास। उस तरह बना सकते हैं, या आप क्या बना सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या क्या, y निकालना है तो y इंटू डी एम करेंगे, और फिर बटे में क्या देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम देंगे। चलिए अब सबसे पहले हमको डी एम निकालना जरूरी है। अब डी एम कैसे निकालें, तो देखिए ध्यान से, इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस आर है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और इस पाई आर पेरीमीटर में कितना मास फैला हुआ है, एम मास फैला हुआ है। तो यहाँ से हम लेमडा नहीं निकाल सकते, लेमडा कितना हो जाएगा, m/पाई आर। लेमडा निकल गया। अब जहाँ पर भी लेमडा का यूज होगा वहाँ हम आसानी से कर सकते हैं।
अब बताइए ये लेंथ कितना है, ये आर्क लेंथ कितना है, आर डी थीटा है, ये आर्क लेंथ है मेरा। इस आर्क आर डी थीटा में कितना मास समाया हुआ है, डीएम मास समाया हुआ है। तो अगर हमको डीएम मास चाहिए, डीएम मास का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को इस लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेमडा को किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लेंथ, उसका मास मिल जाएगा। तो इस छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा सा मास मिल जाएगा। तो छोटा सा मास कितना हो जाएगा, लेंथ हो गया आर डी थीटा, और इसमें हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये छोटा सा मास निकल गया मेरा। चलिए छोटा सा मास निकल गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले भी बताया, आप यहाँ से यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पाई आर, यानी इस पूरे पाई आर का मास कितना है, एम मास है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बटा पाई आर होगा। तो और उसके बाद हमको आर डी थीटा, इस आर्क लेंथ का चाहिए मास, इसी में डीएम मास है ना। तो आर डी थीटा ये भी एक प्रकार का लेंथ हो गया। कैसा लेंथ है, आर्क लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ है, तो बहुत छोटा मास आएगा, एम बटा पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो देखिए एम बटा पाई आर को ये क्या बोले, लेमडा। तो यहाँ पे ये लेमडा नहीं आ गया, और आर डी थीटा है तो आर डी थीटा आ गया। ये डी थीटा इन्हें क्या, डी इंटू थीटा है, डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। अब सिंपल सा यहाँ पुट कर देना है वाई सेंटर ऑफ मास निकालने वक्त। वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वाई में निकालना ही है। तो ये वाई हो गया मेरा, और यहाँ पे जो मास है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ। तो वाई दिया हुआ ही है, सॉरी वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग सब थीटा के टर्म में लिख रहे हैं ना, तो वाई का वैल्यू आपको आर साइन थीटा लिखना है। वाई का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा है। तो वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए डीएम का वैल्यू, और ये बात याद रखिएगा, वाई इंटू डीएम, यानी हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट के साथ यहाँ का मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ देर बाद ये लिमिट यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला मास अब यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला मास यहाँ आएगा, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सबका समेशन हो रहा है, तब ना वाई सेंटर ऑफ मास निकल रहा है। तो वाई का वैल्यू आर साइन थीटा हो गया। डीएम का वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डीएम का वैल्यू बता सकते हैं, या वहाँ से यूनिटरी मेथड से भी निकाले हैं, आर डी थीटा इंटू लेमडा। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर डीएम का वैल्यू क्या अभी निकाले, डीएम का वैल्यू कितना, आर डी थीटा इंटू लेमडा, नो प्रॉब्लम। चलिए नो प्रॉब्लम। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ से क्या क्या कॉमन आने वाला है। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा और लेमडा कॉमन आएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर और लेमडा कॉमन कर लिए, आर स्क्वायर लेमडा, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा बचेगा, लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, और यहाँ से आर लेमडा कॉमन आएगा तो आर लेमडा कॉमन कर लिए। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी थीटा बचेगा, तो डी थीटा लिख दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। अब यहाँ से तो ये कैंसिल आउट कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। थीटा वेरिएबल है तो क्या करेंगे, थीटा का लिमिट पुट करेंगे। थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ पुट होगा, तो थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ तक जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। और यहाँ पे जब पहुँच जाएगा यही वाला, तो यहाँ कितना एंगल बनाएगा, यहाँ 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब एंगल पहुँच जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, पाई बनाएगा, क्योंकि यहाँ 0 बना रहा है तो यहाँ पाई बनाएगा ही बनाएगा। तो चलिए, तो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर में क्या है, आर है, तो आर लिख दिए। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट क्या है, 0 से पाई है, तो 0 से पाई पुट कर दिए। और नीचे में डी थीटा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा एंगल होगा, तो थीटा लिख दिए। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई -1, और -1 लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा। और फिर माइनस माइनस प्लस cos 0 1, तो 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऊपर में आ गया 2, और r तो पहले से है तो r लिख देंगे। और नीचे में कितना आ रहा है, पाई -0, तो नीचे में पाई आ जाएगा।
तो यानी वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ गया मेरा 2r/पाई। और एक्स सेंटर ऑफ मास तो बताए ही थे हमेशा, मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। मतलब एक्स सेंटर ऑफ मास क्यों 0 रहेगा वो तो हम शुरू में ही बता दिए। ये मास सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये मास सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो जो भी सेंटर ऑफ मास निकल रहा है सबका ये इसी एक्सिस में, तो इसी का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा ना। तो नहीं, अगर आपको करना है तो वे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। एक्स सेंटर ऑफ मास फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी लिखते चलिए। तो एक्स सेंटर ऑफ मास DM आएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे DM इंटीग्रेट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, सारा वैल्यू देख रहे हैं, सिर्फ y के जगह x आया और DM के जगह तो DM है, DM के जगह तो DM है। तो यानी नीचे में तो इंटीग्रेशन करके पाई आ रहा है तो पाई आएगा, लेकिन ऊपर में जो x है तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, r cos थीटा पुट करेंगे। तो जैसे ही r cos थीटा पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, cos थीटा आने वाला है। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है। sin थीटा में जैसे ही आप 0 से पाई पुट कीजिएगा, साइन यहाँ cos थीटा आया, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin थीटा। अब sin थीटा में जैसे ही 0 से पाई पुट कीजिएगा, sin पाई 0, sin 0 0 आ गया ना 0। तो ऐसे भी हम आपको बताए, तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 आएगा। बना के देखिएगा, आपसे बन जाएगा। सब इसी तरह करना है, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर नींद में भी उठकर बोला जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आपको आसानी से बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कितना डिस्टेंस पर होगा, 2r/पाई पर होगा। और एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 2r/पाई होगा। ओके, चलिए यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क पर। तो इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा, क्या अभी जो सेंटर ऑफ मास अभी आया 2r/पाई, मतलब ये याद ही रखना है अभी के लिए, क्योंकि अभी तुरंत इसका यूज करने वाले हैं डिस्क में निकालने वक्त। तो याद रखिएगा 2r/पाई होता है सेमी सर्कुलर डिस्क के कारण। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ, तो सबके आगे पोजीशन लिखने हम भूला जा रहे हैं, तो सबका पोजीशन निकाल रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। ये डिस्क का मास क्या है, m मास है और उसका रेडियस r है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क क्या हो गया, ये पहले के ज़माने में CD कसेड आता था ना, तो उसको वे पूरा कसेड है तो वे डिस्क जैसा है, तो उसको हाफ कर लीजिएगा तो वे जैसे रोटी है तो उसको हाफ कर लीजिए तो वे आपका हाफ डिस्क हो गया। उसी तरह का जो भी ऑब्जेक्ट है उस तरह का सेंटर ऑफ मास क्या होगा वे निकालते हैं। तो इसमें भी आपको एलिमेंट कैसा लेना है ये इस पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि एलिमेंट हम जैसा तैसा ले लेंगे तो हम आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं, आप लोग भी एकदम एक एक करके बनाते चलिए। सबसे पहले यहाँ से एक बड़ा सा यहाँ से ऐसे डिस्क बना दिए, और ये डिस्क में पूरा मास फैला हुआ है, पूरा मास फैला हुआ है पूरा एरिया में। ओके, चलिए एक बात ये सीख गए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिमेट्री ढूंढना है। तो सिमेट्री एकदम बीच में होगा। इधर से आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस ये हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम किसी थीटा एंगल पर लेकर ये आर्क नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लेना नहीं है, तो पूरा आर्क ले लेंगे ना तो उससे और कठिनाई हो जाएगा। तभी हम आपको बोले क्या सेमी सर्कुलर डिस्क का निकालना है तो किसका हेल्प लेना है, सेमी सर्कुलर रिंग का लेना है। तो हम क्या करेंगे ना, चालाकी करेंगे। यहाँ चालाकी क्या करेंगे, यहाँ से हम y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, y डिस्टेंस जो ऊपर गए इसका एक रिंग ले लेंगे। कैसा रिंग लेंगे, हाफ रिंग लेंगे। मतलब y डिस्टेंस ऊपर गए और इसका y डिस्टेंस ऊपर जाके यहाँ पे ले लिए स्ट्रिप। जैसे जैसे लिख रहे हैं फिर आपको बताएंगे अभी तुरंत, तो ऐसे ऐसे लिखते चलिए। तो ये dy हो जाएगा, मतलब y डिस्टेंस पर हम क्या ले रहे हैं, y थिकनेस का एक रिंग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा मास फैला हुआ है। तो रिंग ले लिए, तो अब रिंग के कारण तो हम सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, तो हम आसानी से बता देंगे। तो देखिए अब ये जो
पूरे मास फैला हुआ था इस पूरे में, इसका मास कितना था, m था, इसका रेडियस r था। तो ये जो आप छोटा सा मास लिए हैं, ये वाला मास, ये वाला मास, इसका तो स्मॉल मास आएगा ना, क्योंकि ये आपको स्ट्रिप बहुत दिख रहा है, लेकिन ये दोनों लाइन बहुत सटा हुआ है, मतलब एक पतला सा लाइन ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा, कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, इसी कारण उसका थिकनेस को हम क्या लिखे हैं, dy लिखे हैं। क्या लिखे हैं, dy लिखे हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस छोटे से मास, मतलब ये जो स्ट्रिप जा रहा है, इसका छोटा सा मास dm निकालना पड़ेगा। और dm निकालना है तो यहाँ पे एरिया वाला कंसेप्ट आएगा। क्यों एरिया वाला कंसेप्ट आएगा, क्योंकि यहाँ मास एरिया में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, इसका सिग्मा निकालना होगा, क्योंकि सिग्मा निकालेंगे तभी ना कुछ होगा। तो सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया। तो मास m है और ये कितने में फैला हुआ है, पाई आर स्क्वायर तो पूरे का एरिया होता है, लेकिन ये तो हाफ डिस्क है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी ये पाई आर स्क्वायर बटा 2 में फैला हुआ है, तो इसका मास m है। ये मेरा सिग्मा का वैल्यू हो गया। और ये 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो 2m बाई पाई आर स्क्वायर हो गया, सिग्मा निकल गया मेरा। अब ये जो स्मॉल सा रिंग बन रहा है, ये पता चला कि नहीं, ये रिंग बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वाइड डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक रिंग ले लिए, तो ये रिंग बन रहा है, और कैसा है, सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मास dm होगा। अब ये dm मास कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है कि अगर हमको ये एरिया पता चल जाए, ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया पता चल जाए, तो किसी भी अगर ये एरिया हमको पता चल गया तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास नहीं निकल जाएगा। अभी बताए थे शुरू में ही, क्या अगर ये मेरा सिग्मा है, मास पर यूनिट एरिया है, तो इसको किसी भी एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मास निकल जाएगा। तो इसका एरिया हम मान लेते हैं, अभी निकालेंगे, निकाल के बताते हैं कितना आएगा, उस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे देखिए, सबसे पहले इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये वाई डिस्टेंस पर है और वाई डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप लिए हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई वाई। अगर ये पाई आर का रेडियस का हो जाता, अगर ये पूरा सर्कल बनता तो कितना हो जाता, 2 पाई वाई होता, तो पाई। तो आपको क्या करना है ना, ये स्ट्रिप यहाँ से ऐसे निकाल के इसको कट करना है, कैंची से कट 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 करके इसको एक स्ट्रिप बनाइए ऐसे। ये स्ट्रिप में पूरा मास फैला हुआ है। अब ये स्ट्रिप जो बना है, ये स्ट्रिप क्या होगा, जैसे इसको कट करके इसको सीधा किए तो ये जो स्ट्रिप बना थोड़ा सीधा नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन लगभग सीधा होगा। तो ये जो लेंथ बनेगा, ये लेंथ को हम कितना लेंथ लिखेंगे, पाई वाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर के बराबर होगा ना ये लेंथ, जैसे इसको सीधा करेंगे। और ये तो सेमी सर्कुलर है तो पाई वाई होगा, पूरा सर्कल रहता तो 2 पाई वाई, क्योंकि ये वाई रेडियस हो गया। आर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये नहीं सोचेगा कि ये आर रेडियस है, ये वाई है। अब इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, और इसका थिकनेस अभी बताए कितना है, डी वाई थिकनेस है, अभी नहीं बताया इसका थिकनेस डी वाई, तो इधर भी थिकनेस वही, थिकनेस तो बदलने वाला नहीं है। तो अब एरिया नहीं बता सकते इसका। अब ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया हो जाएगा जो स्ट्रिप बन रहा है उसका एरिया पाई वाई इंटू डी वाई। अब चलिए, अब ये डीएम मास निकालना है, तो अभी बताए अगर हमको डीएम मास निकालना है तो हमको मास पर यूनिट लेंथ पता है। अगर हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें जो एरिया आ रहा है, तो इसका मास नहीं निकल जाएगा। और इसका एरिया कितना आया, ये स्ट्रिप का इतना आया, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें कितना मास है ये निकल जाएगा। और इसमें कितना मास है, स्मॉल मास डीएम है, इसी को माना है डीएम। तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, 2m बटा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई वाई डी वाई। अब देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, तो डीएम का वैल्यू तो याद रखिएगा, यहाँ से जब भी यूज करना है यहाँ से ले लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो एरिया यहाँ से निकाल लिए, अब वही वाला यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यूनिटरी मेथड क्या अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 2 का मास m है, तो 1 यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m बटा इतना एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 2। और मेरा एरिया कितना आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है, इसका एरिया कितना होगा, पाई वाई डी वाई का। तो यहाँ यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं आप इसका मास कितना आएगा। तो सेम चीज़ आने वाला है, तो इसमें कोई
दोहराई नहीं है। तो यहाँ से एक मेरा डीएम मास निकल गया। अब मुझे सिंपल से पता है कि ये मेरा रिंग हो गया और इसका रेडियस वाई है। तो अगर हम इस सब को छोड़ दें, बस हमको इतना सा पता है, तो इसका हम सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? अभी बताए ना, 2r/पाई होता है। तो यहाँ पर 2r, यानी इस जो रिंग बन रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? 2r/पाई पे। तो y सेंटर ऑफ मास 2r/पाई। तो मतलब इसका रेडियस क्या है? r नहीं है, वहाँ तो r था रेडियस तब ना, इसका रेडियस क्या है? y है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2y/पाई। आई होप जैसे बताया उसी तरह लिखे हैं। यानी इसका ये जो रिंग बन रहा है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पोजीशन पता चल गया, वाई सेंटर ऑफ मास। और ये कितना मास होगा? तो इसका मास कितना है अभी? इसका मास डीएम मास है इस रिंग का। तो यहाँ पे डीएम मास सिचुएटेड होगा। समझ में आ गया? यानी इस रिंग का यहाँ पे कितना मास? डीएम मास सिचुएटेड है, और कितना पोजीशन है इसका? 2y/पाई होगा। वहाँ देखे ना 2r/पाई, तो r की जगह y पुट करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब जैसे ही आप सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, अब क्या करना है हमको? इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास चाहिए ना। तो पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ? ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं y एक्सिस में ही लाई करेगा। तो y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब देखिए y के जगह क्या लिखेंगे? तो y मतलब y इंटू डीएम, डीएम जहाँ सिचुएटेड रहता है y का वैल्यू वे रहता है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2y/पाई ना। क्योंकि देखिए हम y ये ले रहे हैं, y ले रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन ये मास कहाँ पर है? डीएम मास यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? y की जगह कितना आ गया? 2y/पाई। ये जो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं रुकिए बता रहा हूँ आपको। तो ये जो मास, ये दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है, तो वहाँ अगर आप डिस्क्रीट मास सिस्टम में चले जाएं तो वहाँ पर क्या होता है? जहाँ पे पोजीशन रहता है वहाँ के साथ मल्टीप्लाई रहता है ना। अगर पोजीशन r1 वेक्टर यहाँ पर है तो r1 इंटू m1, यहाँ पे r2 वेक्टर इस मास का पोजीशन r2 है तो r2 इंटू m2। तो आप बताइए इस डीएम मास का y पोजीशन क्या है? इस डीएम मास का y पोजीशन 2y/पाई है ना। हम डीएम मास इस पर माने, लेकिन ये डीएम मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? यहाँ आया ना। तो इसका पोजीशन क्या हो गया? 2y/पाई हो गया। तो इसी कारण हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2y/पाई लिखेंगे, क्योंकि जो y सेंटर ऑफ मास आता है ये देखा जाता है कि ये डीएम मास कहाँ सिचुएटेड है। हम माने थे y यहाँ पे, लेकिन ये सिचुएटेड एक्चुअल में यहाँ पर है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आया पिछले प्रॉब्लम के हेल्प से। तो इसी कारण यहाँ y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2y/पाई लिखेंगे। चलिए ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे? 2y/पाई है, डीएम मास कितना आया? डीएम मास का वैल्यू रख दीजिए। डीएम मास का वैल्यू आया है 2m/r² इंटू y इंटू dy। चलिए इतना आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा? इंटीग्रेशन नीचे में लिखेंगे, डीएम का इंटीग्रेशन लिखेंगे, डीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2m/r² इंटू y dy आ जाएगा। ये वाला डीएम वाला वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो रुकिए, तो चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ से देखिए 2r², फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए ये वाला चीज़ फिर यहाँ लिखेंगे, 2y/पाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू डीएम। डीएम का वैल्यू कितना है? 2m/r² इंटू y dy। इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू कितना है?
2m/r² इंटू वाई इंटू डी वाई। चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ये वाला कांस्टेंट चीज़ है तो ये वाला कांस्टेंट चीज़, ये वाला कांस्टेंट चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा मेरा, ऊपर में बच रहा है मेरा कितना, 2y इंटू वाई कितना हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा 1/पाई, और 2y 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ y इंटू वाई कितना बचा, y² बचा, तो y² लिख दिए dy, और नीचे में क्या बच रहा है, y dy बच रहा है। और dy जो मेरा वेरिएबल है इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर r तक जाएगा, क्योंकि अभी एक छोटा सा रिंग यहाँ लिए तो छोटा सा रिंग यहाँ लिए होंगे, फिर यहाँ लिए होंगे, फिर यहाँ लिए होंगे, इस तरह यहाँ तक जाएगा। मतलब dy का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर r तक जाएगा, यहाँ से भी 0 से लेकर r तक जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, इसका वैल्यू, हाँ तो देखिए ऊपर में कितना आ गया, 2/पाई आ गया, 2/पाई लिख दे रहे हैं। और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, y³/3, तो y³/3 तो 0 और r पुट करेंगे तो r³/3 आ जाएगा, ऊपर r³/3 आ गया। और नीचे कितना आएगा, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, क्या करूं, चलिए ऊपर ही लिखता हूं। ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए ये 2/पाई आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y³/3 यानी r³/3 आएगा, लिख दिए। नीचे का इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 मतलब r²/2 आएगा। चलिए तो यहाँ से ये r² और यहाँ से r³ से कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा r, और ये 2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 4r और नीचे आ गया 3π। यही हो गया सेंटर ऑफ मास, 4r/3π। यानी यहाँ पर जो इसका पूरे डिस्क है, इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, 4r/3π। अगर नींद में भी उठकर पूछा जाए तो आपको बताना है, तो इतना सा चीज़ याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। डीएम मास तो इतना सीख गए निकालने के लिए, अब बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज़ था। ये मेरा हॉलो कोन है, मतलब ये कैसा कोन है, सर्कुलर राइट एंगल वाला कोन है, सर्कुलर कोन है राइट एंगल वाला, ये भी सर्कुलर कोन है, लेकिन ये हॉलो है और ये सॉलिड है। अगर हॉलो रहता है तो इसका सेंटर ऑफ मास h/3 यानी पूरा हाइट h है तो नीचे से हाइट कितना होगा, h/3। और इसमें अगर ये सॉलिड, ये कोन है लेकिन ये कैसा है, सॉलिड इन नेचर है, यानी पूरे में मास है, तो इसमें क्या होगा, इसका h अगर h है तो इसका सेंटर ऑफ मास h/4 है। इसको याद रखने का टेक्निक, तो आप जैसे ही याद रखेगा h/3 h/4 याद रहेगा, लेकिन ये भूला जाएगा कि h/3 इसमें आता है कि इसमें आता है। तो इसका टेक्निक क्या है, देखिए इसका मास ये जो है h/3 और h/4 में कौन बड़ा है, h/3 बड़ा है और h/4 क्या है, छोटा है। तो देखिए इसका मास तो हमेशा फैला हुआ है ना हर एक जगह, तो इसका नीचे में पेंदी में ज़्यादा मास आ रहा है, तो ज़्यादा मास आ रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, पेंदी की तरफ ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि पेंदी तरफ ज़्यादा मास फैला हुआ है, देख रहे हैं। तो इसके कारण इसका क्या हो जाता है, मास, इसका सेंटर ऑफ मास इसके कंपेयर में h/4 मतलब पेंदी के नज़दीक में, h/4 मतलब इसके सेंटर इस नीचे वाले के नज़दीक में, यहाँ दूर में। तो बस ऐसे ही याद रखिएगा तो आपको
याद रह जाएगा। तो अब सॉलिड हेमिस्फीयर अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है, लेकिन कैसा हेमिस्फीयर है? हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो इन नेचर है, मतलब पूरा खाली है अंदर में। जैसे गेंद लिए उसको काट दिए, प्लास्टिक का गेंद लीजिए उसको काट दीजिए तो पूरे अंदर में हवा भरा हुआ है तो खाली है, उसका मास m रेडियस r रहेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर लाई करेगा। लेकिन इसका कितना लाई करेगा? इसका 3r/8 पर लाई करेगा अगर ये पूरा सॉलिड हो गया। तभी भी देखिए, अगर हम बोले r/2 और 3r/8 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा r/2 बड़ा है। ओके, r/2 क्यों बड़ा है? क्योंकि ये हॉलो है, सॉरी ये पूरा सॉलिड है, तो अंदर नीचे पेंदी में ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा मास होगा तो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी इससे ऊंचाई घट जाएगा और इसका ऊंचाई बढ़ जाएगा। तो इसके कारण इसका ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है और इसका ऊंचाई थोड़ा कम है। ऐसे एग्जैक्ट आपको नंबर याद रखना है, लेकिन फिर भी आपको टेक्निक थोड़ा सा बता दिए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वही मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसके तरफ जो मोटा आदमी और एक पतला आदमी, तो मोटा आदमी की तरफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास नज़दीक होगा थोड़ा, वही वाला चीज़। जल्दी जल्दी उतार लीजिए इसको, उसके बाद मिटाते हैं आपको। तो फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी या ऑब्जेक्ट लाइज ऑन सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी दिख रहा है आपको, तो उसका सिमेट्रिकल बॉडी का जो जैसे आपको डिस्क तो उसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। तो उसमें जैसे आप अगर आप 12th में जाइएगा तो वहाँ पे सारा चीज़ पढ़ना है, रुकिए अभी बताते हैं आपको। जैसे ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर से भी सिमेट्री है और एक इधर से भी ये सिमेट्री है। अगर ये इस प्लेन के अबाउट भी सिमेट्री हो, इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्री हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है। यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के दोनों के अबाउट सिमेट्री होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, एकदम बीच में। उसी तरह रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने नहीं पड़ेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा। उसी तरह अगर हम लोग सर्कल का बात करें, तो सर्कल भी इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री, इसी कारण इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बीच में लाई करेगा। उसी तरह आप सॉलिड स्फीयर ले सकते हैं, हेमी स्फीयर ले सकते हैं, ये सारा ले सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं किसी ट्रायंगल के कारण कोई भी ट्रायंगुलर लेमिना दे दिया जाए, मतलब ट्रायंगुलर शीट जैसा, जैसे रेक्टेंगुलर शीट नहीं दिया जाए, ट्रायंगुलर, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? तो इसे मैं प्रूव करने वाला नहीं हूँ, इसका मैं ट्रिक बताऊँगा। तो सेंटर ऑफ, सबका पोजीशन निकालने सीखें, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट या ट्रायंगुलर लेमिना बोल सकते हैं। लेमिना का मतलब क्या होता है? सीट होता है। अब सीट का मतलब जैसे पेपर होता है ना, एक पेपर हो गया, तो पेपर किस तरह का होता है? रेक्टेंगुलर शेप होता है। उसी तरह लेमिना क्या हो गया? एक पेपर जैसा सीट, लेकिन वे किसी ट्रायंगल के आकार का होगा, तो वे हो गया। तो ऑलवेज याद रखिएगा, सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगुलर लेमिना या एनी ट्रायंगुलर शेप, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ट्रायंगुलर लेमिना लाइज ऑन, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है?
लाइज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये चीज़ याद रखिएगा। मीडियंस यानी जहाँ मीडियंस का इंटरसेक्शन होगा वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। मतलब अगर हम मान लेते हैं ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ABC लेमिना बन रहा है जो ट्रायंगुलर लेमिना है, इसका मास दिया हुआ है m, और सारा साइड लेंथ जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी दिया रहता है अलग बात है। तो इसका अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसका मीडियन निकालेंगे तो इसका बीच का पॉइंट एक लेना होगा, इसका एक बीच का पॉइंट लेना होगा, इसका बीच का पॉइंट लेना होगा। अब इसका मीडियन खींचना है तो इसको इससे ज्वाइन करा देंगे, इसका मीडियन खींचना है तो इसको इससे ज्वाइन करा देंगे, और इसका मीडियन खींचना है तो इसको इससे ज्वाइन करा देंगे। और जो मीडियन रहता है तो उसके बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो उसको क्या कहते हैं, जी कहते हैं। जी मतलब सेंट्रॉइड, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। समझ में आया? तो सेंट्रॉइड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप SOT में पूरा इसी के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जब 11th में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, सारा चीज़ निकालने जानते हैं आप। लेंथ दिया रहेगा तो कैसे, थीटा दिया रहेगा तो कैसे, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो कैसे, सारा लाइन का जानते हैं। तो वहाँ से आप हेल्प लीजिए आप। तो यहाँ तो मैं उतना बताने वाला हूँ नहीं, तो लेकिन मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको इससे रिलेटेड। ये पता चल गया आपको कि अगर कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो इसका ये यहाँ लाई करेगा, तो ये लेंथ आपस में बराबर हो गया, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। तो इसका मीडियन का जो इंटरसेक्शन है वही लाई करेगा। तो मान लेते हैं ये AD बन रहा है, ये BE बन रहा है, ये CF बन रहा है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है जी वही होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका, इस ट्रायंगुलर लेमिना का। और यहाँ पे अगर अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक, बस इसको याद रखना है, इसी कारण ये बनवा रहे हैं आपसे। अगर कोई 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दे दिया जाए तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास पूछ दिया जाए तो सिंपल सा है, क्या सेंट्रॉइड निकाल लेंगे तो वहीं लाई करेगा। तो इसका याद रखना है फॉर्मूला, क्या होगा, A अगर लेंथ है इसका और इसका लेंथ B है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, A/3, B/3 पे। मतलब A/3 यूनिट इधर जाएंगे और फिर B/3 यूनिट इधर जाएंगे, तो ये यूनिट कितना हो जाएगा, A/3, तो A/3 इधर गए और फिर B/3 इधर आ गए। तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज याद रखिएगा। और कोई ट्रायंगुलर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, A/3, B/3 पे। इसको प्रूफ बहुत आसान है, अगर इसका हम थोड़ा सा बता दें तो 1 मिनट में, तो हिंट्स देख लीजिए आप घर पे ट्राई कीजिएगा। इसका हिंट्स दे देते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं, ये लेंथ कितना माने थे, B माने थे, तो इसका ये हो जाएगा 0, B। और ये लेंथ क्या माने थे, A माने थे, तो ये हो जाएगा 0, A, सॉरी, तो ये हो जाएगा A, 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर हो जाएगा 0, 0। और अभी आपको क्या बोले, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास इसका मीडियन का इंटरसेक्शन है, तो एक मीडियन यहाँ बना लेते हैं। तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, A/2, 0। और ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, B/2, क्योंकि ये 0B है और ये 0, 0 है, तो ये 0B/2 होगा, ये A/2, 0 होगा। अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ये मेरा G नहीं हो गया, क्योंकि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर है, तो ये मेरा G हो गया। तो G तो आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं इस लाइन का। फिर एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, इससे इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और जब इस दोनों लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो XY कोऑर्डिनेट जो आएगा आपका यही आएगा। मैं यहाँ पे आपका इक्वेशन लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2bx + ay, मतलब इस लाइन का जब इक्वेशन निकालिएगा तो इतना आएगा, और इस लाइन का जब इक्वेशन निकालिएगा तो आएगा आपका 2bx + 2ay = ab। मतलब इस लाइन का इक्वेशन ये आ रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन ये आ जाएगा, और जब इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा
तो आपका यही वाला आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद यहाँ तक लगभग थ्योरी खत्म हो जाता है कंटिन्यूस मास सिस्टम का, कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बस नॉमेरिकल लेते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को देते हैं विराम। तो एक नॉमेरिकल बना लेते हैं उसके पहले। तो देखिए एक और नया प्रोसेस है यहाँ पर। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, सेंट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे सबका x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भगा दे दीजिए, a/3 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर तीनों को जोड़ दीजिए, y1 y2 y3 और भागा 3 कर दीजिए। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला आ जा रहा है a/3। वहाँ पे लाइन का इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा कि इससे बढ़िया ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इसे सब में अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का ट्रायंगल है और उसका आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है तो वहाँ आसानी से आप निकाल सकते हैं। लगता है 1.5 घंटा का लेक्चर बना देंगे। नहीं वो कट कीजिएगा ना, उसमें बहुत कट छोट होगा तो 1 घंटा वही बनेगा। बनाओ क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है ये बता देना है आपको। सबसे पहले एक रॉड दिया हुआ है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, मतलब x 0 से स्टार्ट हो रहा है, x L पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे लेमडा बढ़ रहा है। लेमडा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। अगर x बढ़ेगा तो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा, यानी यूनिट लेंथ में अब ज़्यादा मास आ रहा है। पहले कम मास आ रहा था, पहले 0 मास आ रहा था। जैसे x का वैल्यू 0 पुट करें तो मास ही नहीं है, लेकिन x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू कुछ और रख रहे हैं तो यहाँ मास और बढ़ गया। x का वैल्यू L रखेंगे तो लेमडा कितना हो जाएगा? अल्फा L हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म रहता तो तुरंत आंसर मार देते L/2, लेकिन यहाँ तो मास बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मास ज़्यादा किधर है? इधर तो अभी 0 है मास, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इधर बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है इधर, तो इधर का मास ज़्यादा होगा। यानी सेंटर ऑफ मास जब भी आएगा आंसर मेरा, अगर यूनिफॉर्म रहता तो L/2 पे आने वाला था, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। इधर जाते जाते इधर का मास बढ़ने लगा ज़्यादा, यानी सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा, L/2 के जस्ट राइट साइड। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सिंपल सा। यहाँ से क्या करेंगे, x है तो यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या करेंगे, dx थिकनेस का क्या ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे। इसका क्या आ जाएगा मेरा, इस अगर ये dx थिकनेस का स्ट्रिप लिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। क्यों लिखे dx? क्योंकि x वेरिएबल लिए, जो वेरिएबल लेते हैं उसी के रेस्पेक्ट में dx लिखते हैं। अब ये जो स्मॉल सा मास होगा, इस स्मॉल सा मास को क्या बोलेंगे, dm मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? dm मास, क्योंकि ये पूरे का मास m है, या जो भी मास है, m नहीं दिया हुआ था, सॉरी, सिर्फ ये लेमडा दिया हुआ है। तो पूरे का मास जो भी है, तो ये स्मॉल सा स्ट्रिप है तो स्मॉल सा मास बनेगा dm। तो इस dm का वैल्यू क्या आएगा, तो dm का वैल्यू बताए थे। अगर मुझे लेंथ पता है, अगर लेंथ पता है dx है, तो यही तो लेमडा है। लेमडा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना मास होगा। तो यूनिट लेंथ का मास पता है, लेमडा है, यही लेमडा पर यूनिट मास है। तो इसको किसी भी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ का मास मिल जाएगा। तो ये dx लेंथ है तो इसका मास कितना हो जाएगा, dm। तो dm = dx × लेमडा। तो इससे क्या हो गया, dm निकल गया ना, dm कितना हो जाएगा, लेमडा। लेमडा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा x। अल्फ़ा x आगे चले जाएगा तो अल्फ़ा सीरीज, अभी अलग सर का अल्फ़ा सीरीज चल रहा है। तो यहाँ अल्फ़ा x dx आ गया, तो यहाँ पे लेमडा आ गया मेरा। लेमडा आ जाने के बाद अब क्या करेंगे, dm आ गया। अब यहाँ से सिंपल से हमको x सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो x सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला आता है, जल्दी बोलिए, x × dm होता है, सही बात। उसके बाद dm नीचे में आता है, ये भी सही बात है, तो लिख दिए भाई। अब जो जो जैसे है वैसे वैसे पुट करेंगे। यहाँ से x डिस्टेंस पर लिए कितना मास है, dm मास है, तो इसका और इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ x आ गया, x डिस्टेंस पर ही dm है तो dm × ये डिस्टेंस, तो x, और इस dm का मास का क्या वैल्यू है, अल्फ़ा × x, तो अल्फ़ा x रख दिए। तो हम कुछ कर रहे हैं, x के जगह x पुट कर दिए, dm के जगह क्या पुट किए, अल्फ़ा ×
dx पुट कर दिए, क्योंकि dm का वैल्यू अल्फा इंटू dx आ रहा है। dm का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, अल्फा इंटू dx पुट कर देंगे। अब जरा बताइए x का लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, l पे ख़त्म हो रहा है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, l पे ख़त्म हो जाएगा, 0 से स्टार्ट l पे ख़त्म। आप सोच रहे होंगे मैं तो हंसी लगाता नहीं, खाली पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से अल्फ़ा कॉमन होगा तो अल्फ़ा कांस्टेंट, अल्फ़ा कॉमन होगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ऊपर क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, 0 से l तक इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे क्या आ रहा है 0 से l एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला लिमिट क्या आ जाएगा, ऊपर वाला लिमिट आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री मतलब, और 0 से l लिमिट पुट होगा तो l क्यूब बाई थ्री आ जाएगा। नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी l स्क्वायर बाई टू। तो ये l स्क्वायर से l क्यूब कटा तो l आया ऊपर, और ये 2 ऊपर उछल के जाएगा तो कितना आ जाएगा 2l बाई थ्री। तो यानी मेरा x सेंटर ऑफ मास कितना आंसर आ रहा है, x सेंटर ऑफ मास 2l बाई थ्री आ रहा है, 2l बाई थ्री आ रहा है। इसका क्या मतलब है, यानी अभी हम बताए थे अगर ये यूनिफॉर्म रहता तो क्या सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता, अगर ये यूनिफॉर्म रहता तो बीच में लाई करता है l बाई टू। और अभी हम बोले क्या, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि लेमडा x के प्रोपोर्शनल है। यानी इधर का मास ज़्यादा है, इधर का मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा, तभी नहीं बताया, इसी कारण तो 2l बाई थ्री आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास देखिए x सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है 2l बाई थ्री है। तो देखिए l बाई थ्री से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हम शुरू में ही बोले थे कि आपका अगर ऑप्शन में 4 को दिया हुआ है तो यूनिफॉर्म मान कर सोचिए l बाई टू होगा, और जो देखे l बाई टू से ज़्यादा वो आंसर हो गया। इस तरह सोच सकते हैं आप। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके, और शेयर भी कीजिए अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगता है तो फ्रेंड को बोलिए मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।